तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। ठीक, कैपेसिटर क्या होता है, क्यों हम इसका यूज करने वाले हैं। पैरेलल प्लेट एक अलग बात पढ़ेंगे अभी, वो एक टाइप का कैपेसिटर है, बट अभी बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर बताएं। अगर कैपेसिटर ना यूज करें तो क्या क्या हमें दिक्कतें आती है ना। अभी याद करो, बहुत बेसिक जनरल बातें करने वाले हैं आज के वक्त लेक्चर में हम लोग। याद करो आप लोग जब कभी हम गाँव वगैरह में चले जाते हैं, वैसे तो आजकल तो हर कोई मॉडर्न होता चला गया है ना, गांव में भी नए नए पंखे, नए नए बढ़िया लोग बाग बहुत एकदम फिट रहते हैं गांव में भी। लेकिन जब हम रहते थे ना गांव में, तो रियलिटी में क्या होता था, कई पंखे ना, मतलब हम लोग ऐसे होते थे जो पुरानी चीज़ें ना उसको भी यूज़ करते रहते थे। शहर में आजकल के लोगों की मेंटेलिटी, जैसे जैसे यंग जनरेशन आती जा रही है ना, उनकी मेंटेलिटी चेंज होती जा रही है। खराब हो गई चीज़, वो बजाय उसको रिपेयर कराने के ना नया चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। मतलब हमारे मम्मी पापा क्या करते थे, जब तक बिल्कुल मैकेनिक भी हाथ खड़ा ना कर देना, जब तक उसका यूज़ करना है। अब जब उसमें कोई ऑप्शन ही ना बचे, फिर उसको कबाड़ा के भाव में बेच देते थे, चलो भाई ये ले जाओ। रियलिटी में आपने देखा होगा कभी कभार पंखा जो होता है ना, पंखा कई बार जो पुराना पंखा होता है ना, जब पुराने के नए में भी दिक्कतें आ सकती है। ऑन करो, स्विच ऑन करो, वो फैन चलता नहीं। तो या तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो अंदर से जल चुका है, या थोड़ा बहुत उसमें कोई टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम मैकेनिक को बुलाते हैं ना, मैकेनिक क्या करता है, एक वाइट से कलर का सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई भी दे रहा होगा अगर आपको यहाँ पर ये कवर हो चुके हैं, आपको ना वाइट शेप का ना एक सिलेंड्रिकल वो दिखाई देता है, इतना सा लट्टू टाइप, उसमें दो तारें निकली रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर। वो कंडेंसर भी बोला जाता है, वो कैपेसिटर भी बोला जाता है। वो कैपेसिटर आता है, लगाता है, काम चल जाता है। बट अगर कैपेसिटर के बिना भी आपको चलाना होता है तो बेसिकली क्या करना होता है हमें रियलिटी में, इसको ना कोई भी एक डंडा उठाओ, फैन ऑन करो और डंडे से इसको ना इनिशियली जर्क दे दो, बस इनिशियल जर्क। उससे क्या होगा, पंखा इनिशिएट हो जाएगा स्टार्ट करना। फिर बाकी पंखे में जो भी मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी होती है ना, वो अपने आप रोल में आ जाता है। तो कैपेसिटर का बेसिक यूज क्या है, कैपेसिटर ये थोड़ी ना थ्रू आउट इसको एनर्जी देगा। कैपेसिटर का बेसिक यूज क्या होता है कि वो इसको एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। रीजन भी आता है, हमारे घर में जो करंट आता है ना, दैट इज मैक्सिमम 5 to 7 एम्पियर, मैक्सिमम 5 to 7 एम्पियर का करंट आता है। इसमें इसको घुमाने के लिए ना एक टॉर्क की जरूरत होती है, NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। ये टॉर्क अभी आएगा, वो टॉर्क में देखो आई आता है करंट। तो बेसिकली उसमें जो करंट चाहिए होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 एम्पियर का करंट चाहिए होता है, करंट पंखे को इनिशिएट कराने के लिए। और मेरे घर में करंट कितना आता है, मैक्सिमम 5 से 7 एम्पियर। सोच, मैंने 70 एम्पियर का करंट दे तो दिया, पंखा तो इनिशिएट हो गया, बाकी सारी चीज़ें तो गई खत्म। कल ही हम लोगों ने पावर वगैरह पढ़ी है, पावर में क्या बोला था, हर एक अप्लायंसेस की रेटिंग होती है, पावर रेटिंग होती है कि इतने वोल्टेज पे इतना करंट चाहिए होता है, इतना रेजिस्टेंस होता है, तभी जाके ये वो वाली पूरी की पूरी एक्टिविटी शो करता है। 100 वोल्ट 220 वोल्ट कि 220 वोल्ट पे लगाएंगे तभी ये 100 वोल्ट की एनर्जी देगा। वरना देखा था यूएस लेके गए थे तो वो 25 वोल्ट में कन्वर्ट हो गई थी, याद है आपको। चलिए, तो हमने क्या बोला कि इनिशियली इसको स्टार्ट कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हमें इतना ज़्यादा करंट तो नहीं चाहिए होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाओ, कैपेसिटर लगाओ। कैपेसिटर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत कम समय के लिए। सेम यही फंडा आप लोग देखते हो अपने कैमरा में, अपने मोबाइल फ़ोन वाले में, या जो भी आप लोग अपने ये DSLR वगैरह देखते हो, उसमें क्या होता है, देखो ध्यान से कि आप लोग कभी भी DSLR की बैटरी देखना या मोबाइल फ़ोन की बैटरी देख लो। आप मोबाइल फ़ोन की बैटरी में क्या देखोगे आप लोग कि रियलिटी, जब आजकल तो बैटरी डिटैचेबल नहीं होती, पहले बैटरी डिटैचेबल आती थी। वो बैटरी को निकालो और उससे ना जो ये हमारे टॉर्च वाला सेल होता है, बल्ब होता है, इसको ग्लो करके देखो, अनडाउटेडली ग्लो हो जाएगा। वो एक पॉजिटिव के साथ लगाओ, नेगेटिव के साथ लगाओ, उसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, बल्ब ग्लो कर देता है। सोच, वो जो बल्ब ग्लो किया और जो इस कैमरे में हमारा टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट देता है, क्या दोनों की एनर्जी की टेंडेंसी सेम आती है क्या? आपने वो देखिए टॉर्च में भी सेल लगाते हो आप, 2 सेल लगते हैं, दोनों सेल से आप बैटरी टॉर्च लगाओ तो उसकी लाइट को देखो। और एक लाइट ये आती है जो आप लोग कैमरे के साथ देखते हो, एक लाइट ये आती है, आई फ्लैश लाइट है। चलो
अब दोनों की इंटेंसिटी देखो, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है? फ्लैश लाइट की। क्यों होती है? क्योंकि कैमरे में भी कैपेसिटर लगा हुआ होता है। सिंपल सा रोल देखो, कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर हमें बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कैपेसिटर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को अपन को स्टोर करना है कैपेसिटर में, और जब हमें चाहिए होती है एनर्जी, वो एकदम से हमें बहुत लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर कर देता है। अब कैपेसिटर को चार्ज कौन करेगा? बैटरी। तो बैटरी से कॉन्टिन्यूसली वो चार्ज होता रहता है, जब जब हमें एनर्जी चाहिए वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती रहती है उसकी, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ से हमें एक रोल समझ में आया, कैपेसिटर इज व्हाट? इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? तो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। याद करो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोबारा आएंगे अपन लोग। अब ये बताओ, एक हमारे पास कंडक्टर है, एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड कंडक्टर है। अगर मैं उसको Q चार्ज दे दूं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा? ओ भाई, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बच्चों, उत्तम। एक कंडक्टर को अगर मैं चार्ज दे दूं Q चार्ज, वेरी गुड निकिता, कहाँ करेगा बेटे? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ लड़की के लिए। गलत बोला है, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रहेगा। याद करो, हाँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करेगा। हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, एक होता है कनेक्टेड कंडक्टर, जो अभी अभी हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी में जब भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे तो वो बनता था कनेक्टेड कंडक्टर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती थी V/L। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर को जब हम चार्ज देते थे तो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे रहता था। और याद करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सब भूल गए हो, बट बेटा गर्व हो गया तुम्हारा? यस सर, बहुत बढ़िया बेटे। हमने यस यस करने सिखाया ना, बस नो तो निकलेंगे नहीं। आप कुछ भी करके देखो, हम गधे हैं। यस सर। पढ़ना हमें आता नहीं है। यस सर। टाइम पास करने में हम विश्वास करते हैं। यस सर, बहुत बढ़िया बेटे। चलो देखो, सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर नहीं आता होगा तो आज का लेक्चर समझ में आने वाला है नहीं। और जो कि लग गया पहले क्वेश्चन से ही कि तुम उड़ा चुके हो उस वाले चैप्टर को, दोबारा जल्दी जल्दी रिवाइज करो कि मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, जल्दी जल्दी आप थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे। कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर को कितना भी चार्ज दो आप, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर डिसाइड करेगा। पहली बात, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। दूसरी बात, E और B दैट इज पोटेंशियल, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो dV क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो dV कांस्टेंट रहेगा। अरे E इक्वल टू dV/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है? 0। तो dV/dr की वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब V कांस्टेंट है। तभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते तो 0 आता है। अब कितना कांस्टेंट? जितना सरफेस पे होता था। कितना होता था सरफेस पे? KQ/r। तो अंदर भी उतना ही होता था, KQ/r। याद करो, आप लोगों ने इधर एक रिलेशन पढ़ा था, ध्यान से देखो कि ये मेरे पास अगर एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, इसको मैं अगर Q चार्ज दे देता हूँ तो पहली बात तो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर नहीं भी आता तो समझ लो, रिवाइज कर लो चीजों को। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो जो इसमें फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो ऐसे सैंपल करते थे कि अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता था, जिसको हम बोलते थे E इंड्यूस्ड। और E इंड्यूस्ड हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो E एक्सटर्नल इधर है तो E इंड्यूस्ड इधर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो विल कैंसिल आउट। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो E का फॉर्मूला होता है माइनस dV/dr, यानी E की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब V की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट है तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट से यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज मान लो dq, यहाँ पे छोटा रेडियस मान लो, तो इस छोटे से चार्ज dq के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना हुआ? dq/r, k dq/r। टोटल चार्ज के कारण कितना हो जाएगा? kq/r। kq/r जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर रहता है बच्चों। तो याद करो, इसका एक रिलेशन पढ़ा था आप लोगों ने, V और R का ग्राफ पढ़ा था आप लोगों ने। V और R का ग्राफ क्या देखा था?
कि यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज करता है। ई और आर का ग्राफ कैसे देखा था कि यहाँ से यहाँ तक जीरो रहेगा, सरफेस पे मैक्सिमम रहेगा, फिर बाहर डिक्रीज करेगा। याद आ गया थोड़ा बहुत? जल्दी जल्दी रिपीट कराओ। कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रिसाइड करता है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में होगी। आइसोलेटेड कंडक्टर वो होता है जिसमें कोई भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। अभी अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी खत्म किया, इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था E का फॉर्मूला V/L होता है। दूसरी चीज पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट, जितना सरफेस पे रहेगा उतना ही अंदर रहने वाला है। हाँ या ना बोलो? पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? KQ/R। V बोले तो पोटेंशियल होता है, KQ/R। ये V पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है? जब हम इंफिनिटी पे क्या मानते हैं? पोटेंशियल जीरो। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो अपन V इनिशियल कहाँ पे मान रहे होते हैं? इंफिनिटी। भाई इस कंडक्टर पे चार्ज कैसे आया? Q चार्ज आया है ना, तो Q चार्ज कहीं ना कहीं से तो तोड़ के लेके आए होंगे। तो ऐसा मान के चलेंगे कि एक कंडक्टर और रखा हुआ है, वो कहाँ पे रखा हुआ है? इंफिनिटी। उसमें से कितना चार्ज तोड़ के लिया है? प्लस Q। तो उसमें कैसा चार्ज आ गया? माइनस Q। अरे इनिशियली कंडक्टर न्यूट्रल था भाई, अगर उसमें से प्लस Q चार्ज लेके आ गए तो उसमें कितना चार्ज बना? इस पे कितना आ गया? प्लस Q। वो इंफिनिटी पे रखा है तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना माना गया? जीरो। हमने माना तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, इस पे पोटेंशियल KQ/R, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना? KQ/R। नहीं आया बच्चों? पक्की बात? श्योर? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, सरफेस पे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। KQ/R याद करो, आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर भी पढ़ाई गई थी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर कितनी आई थी? 1/2 KQ²/R। 1/2 KQ²/R। सब खत्म। चलो कह रहे यही तो चैप्टर है जो हमें आता नहीं है, और आप यही चैप्टर लेके बैठ गए। बहुत बढ़िया। पहले आता है? पहले वाला आता है? बहुत बढ़िया। अब सिंपल एक बार बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंडक्टर के केस में अगर हम बात करें तो इस पे जो एनर्जी होती है बच्चों वो ये होती है 1/2 KQ²/R। बच्चों याद करो, आपको यहाँ पे 4 कैटेगरी कराई थी: सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो बोला गया था कि ये पहली 3 सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर और होलो नॉन कंडक्टर, ये तीनों सेम थी, तीनों में सेम एनर्जी आती है। लेकिन हम जो कि कंडक्टर्स के बारे में बात करें तो एनर्जी ये है 1/2 KQ²/R। अब ये जो 1/2 KQ²/R होता है ना, ये कहाँ से कहाँ होता है? ये होता है सरफेस से, सरफेस से लेके इंफिनिटी तक फैली हुई एनर्जी है। तो जो ये एनर्जी है ना, ये बिखरी हुई एनर्जी है। कहाँ से कहाँ तक? सरफेस ऑफ द कंडक्टर से लेके इंफिनिटी तक फैली हुई एनर्जी है। अंदर है नहीं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हुई है? पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ पे टर्मिनेट होगी? इंफिनिटी पर। नहीं आया समझ में? तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी वहाँ वहाँ एनर्जी रहेगी। तो कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है, तो एनर्जी भी कितनी होगी। बात समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात, जो कि हम बात करें कैपेसिटर, और कैपेसिटर हमने बोला कि बेसिकली इट्स अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। और जब जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय का एग्जांपल देखा, फ्लैश लाइट 2 मिनट तक लाइट जलती है क्या? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जलती है, अपना काम करते हैं, काम खत्म। पंखे को इनिशिएट कराने के लिए, बहुत इनिशिएट कराने के लिए, बस इसको जर्क प्रोवाइड करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। इसको तुम कुछ ऐसा एग्जांपल लेके चलो कि अगर मान लो होली का टाइम आ गया और हमें ना बहुत सारे मतलब पानी से हमें भिगोना है, हमें कोई कलर वगैरह यूज नहीं करना, हमें बस आते जाते लोगों पे ना पानी डालना है। एक तो काम ये कि साथ साथ एक एक बाल्टी भरो डालो, एक एक बाल्टी भरो डालो, उसमें मजा आएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही बाल्टी भरने जाओगे पता नहीं कितने लोग चले जाएंगे और तू बाल्टी भर के आएगा, क्या पता वहाँ कोई भी ना हो, तो डालेगा किस पे? सड़क पे, ले भाई हैप्पी होली, ऐसा फायदा नहीं ना कुछ। तो क्या एक बंदा ये बोलेगा कि एक काम कर, एक ना ड्रम भर के रख ले, ड्रम भर के रख अपना 1000 लीटर का, कोई भी आए ढम 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 ढिच ढिच, मजा आएगा ना। तो बेसिकली जो ड्रम में पानी भरा है ना, वो ड्रम बेसिकली क्या है? हमारा कंडक्टर या कैपेसिटर यू कैन से, उसमें एनर्जी स्टोर है। जब जब हमें जितना पानी चाहिए फटाक से बाल्टी भरो धम, बाल्टी भरो धम, बाल्टी भरो धम, मजा आ गया, होली बढ़िया बन गई अपनी। अब एक लड़के ने क्या किया, वो ज़्यादा तेज दिमाग था,
कह रहा सर और मजा दिलाऊं, कह रहा ड्रम का पानी ना बालकनी में डाल लो, कह रहा 1000 लीटर की जगह 2000 लीटर पानी बालकनी में स्टोर हो जाएगा। अब ध्यान से देख, बालकनी में स्टोर का मतलब पानी बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ का मतलब समझ में आ गई, एनर्जी बिखरी हुई एनर्जी है। और ड्रम में क्या थी, एनर्जी स्टोर्ड थी, एक रीजन में स्टोर्ड थी, हमने बाल्टी भरी ड्रम डाल दिया ड्रम से। अब सोच जो बालकनी में पानी बिखरा हुआ है उसमें क्या करेंगे, पानी समेटने में टाइम लग जाएगा, अरे हाँ है ना बोलो। तो किसका फायदा ज्यादा होता है, बिखरी हुई एनर्जी का या जो एनर्जी सिमटी हुई है एक पर्टिकुलर एरिया में डिफाइन है, जो स्टोर्ड है। तो इसमें देखो एनर्जी बिखरी हुई है या स्टोर्ड है, बिखरी हुई है। कहां से कहां, सरफेस से लेके इंफिनिटी। और सरफेस पे क्या बोला गया है, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर। तो हमने बोला कि यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो आर से लेके इंफिनिटी तक फैली हुई है। तो फैली हुई एनर्जी का कोई यूज होता नहीं, हमें तो एनर्जी चाहिए कन्फाइंड रीजन में, कि जब हमें जरूरत पड़े अपन उससे एनर्जी का यूज कर सके। पहले इतना मतलब समझ में आया। अब ध्यान से देख, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वी एंड क्यू। वी एंड क्यू में रिलेशन देख, जैसे जैसे मैं चार्ज को बढ़ाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, जल्दी बोलो। अब इसको ऐसे समझ के चलो, चार्ज ना चार्ज को मान लो पानी और पोटेंशियल को मान लो हाइट, ठीक। मेरे पास है ना एक ये कंडक्टर है, मान लो ये मेरे पास बोतल है, फिर कह रहा हूँ चार्ज को क्या मान लो पानी और हाइट को क्या मान लो पोटेंशियल। इसमें पानी फिल करना स्टार्ट करो। पानी फिल करने का मतलब क्या है, चार्ज दे रहे हो, चार्ज देने से पानी का लेवल धीरे 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 धीरे, तो लेवल बढ़ने का मतलब क्या है, हाइट बढ़ रही है, हाइट का मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। पक्की बात, जैसे जैसे चार्ज को डालोगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, हाँ है ना बोलो, पक्की बात है। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट आया था जब दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट किया था, तो आपको बोला गया था चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम वन टू ए, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चलो छोड़ो, तो हमने बोला Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब तक चार्ज बढ़ाते रहेंगे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा के वी राइट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस इज गिवन बाय C। तो यहाँ पे बोला गया Q दिस इज इक्वल टू C into V where C is known as your capacitance of conductor। C is known as capacitance of conductor। C बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटेंस बोले तो कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। अब देख तू सोच के बता, एक मेरे पास 5 लीटर वाली बोतल है, एक मेरे पास 1 लीटर वाली बोतल है, एक मेरे पास एक ग्लास रखा हुआ है, सब में पानी भर रहा हूँ, तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सेम है। तो 5 लीटर वाली में 5 लीटर पानी आ जाएगा। बेसिकली मैं अगर बात करूँ उसमें ज़्यादा चार्ज आएगा, 4 लीटर वाली में कम आएगा, ग्लास में तो सबसे कम आएगा। तो बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड दी चार्ज, ऐसा नहीं है कि चार्ज उठाओ किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज देते चले जाओ, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी डिपेंड किससे की जाती है, C। तो C क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी टू होल्ड दी। और कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। नहीं आया, C क्या है, कैपेसिटेंस बोले तो कैपेसिटी टू होल्ड दी चार्ज। और कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में एनर्जी किसके रूप में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां एनर्जी होगी। जैसे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है तो एनर्जी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है, R से लेके इंफिनिटी, तो आपके पास एनर्जी भी कहाँ से कहाँ है, बात समझ में आ गई। दोबारा बोलो, कैपेसिटर क्या है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। C क्या है, कैपेसिटेंस बोले तो कैपेसिटी टू होल्ड दी चार्ज। कैपेसिटी टू होल्ड दी चार्ज के बाद हमने क्या देखा, जो एनर्जी होती है, एनर्जी किसके रूप में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ होगी क्या वहाँ एनर्जी होगी। हमें क्या चाहिए, हमें बिखरी हुई एनर्जी चाहिए या एक जगह सिमटी हुई एनर्जी चाहिए। बेसिकली वी वांट की एनर्जी एक कन्फाइंड रीजन में रहे, वो कन्फाइंड रीजन की एनर्जी का यूज करना हमें। तो कैपेसिटर क्या प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर गिव्स अस एनर्जी, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बहुत एक्सेस में एनर्जी देता है बट बहुत कम समय के लिए। और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, फ्लैश लाइट, ये वाला। और कैपेसिटर आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बेसिकली हमें 3 एलिमेंट पढ़ने हैं, एक जस्ट अभी पढ़ के आया रेजिस्टर, एक आप पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, और एक आगे पढ़ने वाले इंडक्टर। तो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ से देखो C का फॉर्मूला बोलो, Q बाय V। चलो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, Q बाय V। C का फॉर्मूला बोलो,
Q by V। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चार्ज को बढ़ाता हूँ तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन C? वेरी गुड, जल्दी बोलो भाई, चार्ज को बढ़ाने से C पे क्या फर्क पड़ेगा? सभी बच्चे बोलो, बहुत सुंदर बेटे। ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा था, वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह, इधर देखो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था आपने, इसमें बोलो V के बढ़ाने से R पे क्या फर्क पड़ा था? कुछ भी, हाँ वेरी गुड। याद करो V के बढ़ने से I भी बढ़ा था, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ पे ये Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, चार्ज बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, और जितने रेशियो में जितने अमाउंट से चार्ज बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतने ही अमाउंट से V भी बढ़ेगा। तो Q by V की रेशियो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। मान लो हमारे पास C का फॉर्मूला देखो, Q by V, मान लो मेरे पास 1 कूलम का चार्ज था, 2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, अब मैंने डबल कर दिया, तो ये डबल हुआ तो ये भी तो डबल होगा। तो अभी ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? रेशियो देखो अभी भी 1/2 है, फिर इसका डबल कर दो तो ये 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, अभी भी रेशियो कितनी आएगी? तो बेसिकली एक पॉइंट अपने दिमाग में याद करो, क्या कि जैसे रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलरली कैपेसिटेंस इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। एक चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता था? 3 चीजों पे डिपेंड कराया था, कॉन्फ़िगरेशन, मटेरियल और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। याद आ गया? नहीं आया? इसका फॉर्मूला आया था रो L बाई, तो लेंथ पे डिपेंड कर रही थी, रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है तो मटेरियल पे डिपेंड कर रही थी, और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा था। ये देखो सिमिलरली वैसे ही कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज या कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, वो भी डिपेंड करेगा कि मेरे पास कंडक्टर कैसे कैसे शेप का है। खुद सोच के देख, एक 5 लीटर वाली बोतल ली थी, एक 4 लीटर वाली बोतल ली थी, एक 3 लीटर वाली बोतल ली है, तो हर बोतल की अपनी अपनी कैपेसिटी है ना। तो बेसिकली जैसे जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूंगा वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी। अरे हाय ना बोलो, अरे हाय ना बोलो बच्चों, डिट्टो सेम वैसे। तो यहाँ पर पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दोनों में याद रखना है कि R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, सिमिलरली C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। Q बढ़ाओगे V बढ़ेगा, V बढ़ाएगा तो I बढ़ेगा, तो वहाँ पे R इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे C इंडिपेंडेंट। बोल इतना समझ में आया? अब सिंपल सी एक बात बताओ, अब मैं बात करता हूँ कि इस कैपेसिटेंस को कैसे निकाला जाए। पहले यूनिट देख लो कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस की यूनिट बोलो क्या हो जाएगी? कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट को ही बोला जाता है फेरेड। क्या बोला जाता है बच्चों? फेरेड। अब इसकी यूनिट आ गई फेरेड, जैसे इसकी यूनिट क्या थी? ओम, इसकी यूनिट क्या होगी? फेरेड। बेसिकली वही साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हमने जैसे वहाँ पे निकाला था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा रो L बाई या ml बाई n स्क्वायर टाउ इनटू A। सिमिलरली यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर देखते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं कि इस स्फेरिकल कंडक्टर की क्या कैपेसिटेंस होती है, वो कितने किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी आती है, बहुत ज़्यादा आती है, बहुत कम आती है। विल चेक इट आउट। बोलिएगा समझ में आया? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। बच्चों इधर आ जाओ। अभी अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या देखा बच्चों? Q by V। Q क्या है? उस कंडक्टर पे हमने कितना चार्ज दिया है, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक चीज और बोलो, यूनिट कूलाम पर वोल्ट, बेसिकली फेरेड। आ जाओ। अब मेरे पास ये कंडक्टर है बच्चों, अब कंडक्टर है बच्चों, तो मैंने कोई भी मान लो इस पे Q चार्ज दे दिया, इसका रेडियस R ले लिया बच्चों, तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बताओ बच्चों। V की वैल्यू आ गई KQ बाय R। लेकिन बच्चों ध्यान रखने वाली क्या बात है, ये V इसका पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? ये मान के चलोगे कि आप इसकी सेकंड कंडक्टर कहाँ पर रखा हुआ है? इंफिनिटी पर। कहाँ पे रखा हुआ है? ये मान के चलना है बच्चों। तो इंफिनिटी पर अगर कोई भी दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ से चार्ज को तोड़ा है, इस पे कैपिटल Q आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया होगा? -Q। अब ये इंफिनिटी पे रखा है तो इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना मान लो, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल अपन 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। जब इस पे चार्ज आया तो इस पे चार्ज कितना आ गया? KQ बाय R, मतलब Q चार्ज आ गया, पोटेंशियल आ गया KQ बाय R, तो डिफरेंस बोलो KQ बाय R। रखो यहाँ पर C, इसकी कैपेसिटेंस देखो बच्चों कितना बना? Q
डिवाइडेड बाय वी, वी की वैल्यू बोलो के क्यू बाय आर, क्यू ने क्यू को मारा तो सी का फॉर्मूला कितना बना बच्चों, आर बाय के की वैल्यू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बोलो बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान से देखने वाली क्या बात है, एक तो जो कैपेसिटेंस है वो इसके रेडियस पे डिपेंड करती है, बड़ा रेडियस ले लोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, 4 पाई कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट देखो, एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी, मीडियम चेंज कर दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। याद करो, आप लोगों को एक चीज और बताई थी, अब एक रिलेशन आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, एफ नॉट बाई एफ एम, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल टू के। याद है बच्चों कि फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम के जैसे हम मीडियम चेंज करेंगे तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एम को क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर और के इनटू एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही मैंने मीडियम चेंज किया तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के भी लिख सकता हूँ और इसी को हम एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। के बताता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, अभी पढ़ेंगे हम लोग, और एप्सिलॉन एम बताता है कि परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर बताता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको न्यूमेरिकल्स में ये दो चीजें गिवन होती थी। सोचो अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं तो मीडियम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू आर, और एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, के इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस बढ़ी या घटी, बढ़ी या घटी। तो दूसरी देखो, पहली बात तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आर, आर बोले तो उसका रेडियस छोटा रेडियस है, बड़ा रेडियस है, क्या रेडियस माना है, तो आर क्या हो गया उसका डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट मीडियम, तो मीडियम चेंज किया तो भी कैपेसिटेंस बढ़ी, आर चेंज किया तो भी कैपेसिटेंस या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो बेसिकली कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो कॉन्फ़िगरेशन, डायमेंशन क्या है, और एक मीडियम पे डिपेंड करी। नहीं है समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, -12 है। देखो ध्यान से, कितना भी बड़ा रेडियस ले लो, 1 मीटर, 1 मीटर का रेडियस समझ में आता है, 1 मीटर ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। सोच इतना बड़ा स्फीयर ले लो कंडक्टर, इतने बड़े कंडक्टर की कैपेसिटेंस बताओ कितनी होगी, 4 पाई का मतलब 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -12, बहुत बड़ी बहुत छोटी, और कितना बड़ा कंडक्टर लिया है 1 मीटर। सोच 1 मीटर का कंडक्टर, मैं कह रहा हूँ, आपने बोला कि सर कोई नहीं ना 4 मीटर का कंडक्टर ले लो, 4 मीटर का कंडक्टर का भी एनालाइज किया कितना बड़ा होता है। ये जो दीवार देख रहे हो रूम की दीवार, ये कितने मीटर होगी, 3 मीटर, लमसम 3 मीटर से कह रहा है, 3 मीटर मान लो, करीबन 10 फीट है ना। अब ये तो मैं कह रहा हूँ फिर भी पुराना घर है तो 10 फीट है। आजकल के जो नए फ्लैट्स वगैरह बने उसमें इतनी बड़ी दीवारें नहीं होती, सच बता रहा हूँ। ऐसे छू लेते हैं हम पंखे को, उसमें बैठ बैठ जो पंखा डच, तो उसमें तो और भी छोटी दीवार होती है। तो सोच अगर इतना बड़ा कंडक्टर लूँ मैं और इतने बड़े कंडक्टर का लेके क्या चलाऊँ पंखा, तो फिर कंडक्टर ही कंडक्टर आएगा रूम में, हम थोड़ी ना होंगे रूम में, तो फायदा है कुछ नहीं सर। अब देखिए क्या हुआ, जब भी हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस देख रहे हैं, पहली बात तो कैपेसिटेंस उसकी डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, दूसरी चीज मीडियम पे डिपेंडेंट है, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताओ इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बहुत कम। एक तो कैपेसिटेंस बहुत कम है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। दूसरी चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ है, आर से इन्फिनिटी, तो एनर्जी एक जगह या बिखरी हुई है, तो इसका कोई यूज कतई यूजलेस है ना। कभी आप देखोगे दो ड्रॉबैक, सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या दिखाई दी कि भाई एक तो एनर्जी बिखरी हुई है, दूसरी कितना बड़ा कंडक्टर ले लो उसकी कैपेसिटेंस कतई ना के बराबर है। नहीं आया समझ में, पक्की बात, पक्की बात, श्योर। ये है आपके पास ये फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर है, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर्स। तो C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2 इज इक्वल टू R1/4πε0 विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो R1/R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मान लो एक का रेडियस 2 मीटर है, एक का रेडियस 4 मीटर है, तो रेशियो क्या आ जाएगी 1/2। तो C1/C2 की रेशियो कितनी आ गई 1/2। नहीं आया समझ में, पक्की बात। एक चीज और बताऊँ, तो अब बात है कि सर चलो ठीक है हमें पता लग गया, तो इन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए। अब ये तो दिक्कत की दिक्कत रह गई हमारे पास, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए वी हैव टू यूज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या किया गया, एक प्लेट, अब इनफाइनाइट शीट, पहली बात ये बताओ इनफाइनाइट इट्स अ इनफाइनाइट का मतलब क्या है, क्या मेरा हाथ इनफाइनाइट हो सकता है? भाई साहब किस अपना सर फोड़ लेना घर जाके, मेरा हो सकता है। यात्रो डिपेंड करेगा कि हम कहाँ से देख रहे हैं, सब बर्बाद है भाई साहब। बेटे आज घर जाना तसल्ली से, थोड़ा सा है ना इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली चीज़ों को रिवाइज करना, नहीं तो सच बता रहा हूँ चैप्टर उड़ जाएगा। आपको जो मज़ा आएगा ना वो खाली सर्किट थ्योरी में मज़ा आएगा, और उसमें भी मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे उड़े पड़े। अच्छा एक चीज़ और, सैटरडे और संडे, तो मैंने आपको ना एक असाइनमेंट भेजा था आज 80 वाला का, एक तो वो सोल्व कर लेना। वो सोल्व कहाँ तक करना है मैं बताता हूँ, जहाँ तक कैपेसिटर नहीं लगे हुए सर्किट में। कैपेसिटर का सिंबल मैं बता देता हूँ अभी हालांकि आप देख भी लोगे, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो मेरे ख्याल से 53-54 तक है, जितने आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो लगा के देखो आराम से। फ्राइडे तक का टाइम दे रहा हूँ, सैटरडे और संडे को ना उसके सॉल्यूशन की एक वीडियो बना दूंगा, वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो वीडियो देख लेना। जहाँ जहाँ जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो, अगर हो जाते तो बहुत अच्छी बात, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं होते तो डू कंसल्ट विद वीडियो। इन केस फिर भी नहीं समझ में आता तो मंडे ट्यूसडे को कभी भी मेरे से पूछ लेना, पर HCV तो जरूर लगा लेना, क्योंकि 98% बच्चा आपका मैथ्स वाला बैठा हुआ, तो आपके लिए तो दी मस्ट है HCV लगाना। जो बायो वाले बच्चे वो लगाए तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाए तो भी अच्छी बात है, उनका काम चल जाता है, कोई इशू वाली बात आएगी नहीं। बट तुम्हारे लिए जो कि करीबन मैक्सिमम बच्चा हमारा बैठा हुआ है मैथ्स का, तो आपके लिए तो बहुत मस्त कंडीशन। चलो अब सुनो, अब इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने यूज़ किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, सिंपल सी बात है, उन्होंने ना दो इनफाइनाइट शीट ली। पहली बात तो एक इनफाइनाइट शीट ली। अब इनको ये इनफाइनाइट कोई भी हो सकता है, और टोटली डिपेंड कहाँ से करेगा कि मैं इसको कहाँ से देख रहा हूँ। या तो एक L लेंथ मानते थे, एक D मानते थे, और बोला जाता था कि इफ L इज ग्रेटर देन D तो D के लिए इनफाइनाइट है, इफ L इज कंपेरेबल टू D तो ये D के लिए फाइनाइट है, याद है ना। अब सुनो, अब याद करो गॉस थ्योरम में इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। एक काम करो, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज घर जाना भाई, पढ़ के आना। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं पढ़ के आओगे ना सर, मैं फिर मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं तो रेल बना दूँ 2 मिनट में, मैं कैपेसिटर ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। सर्किट थ्योरी मैक्सिमम आपको कराइए, 2-2, 4-4 पॉइंट्स बताने मुझे जो थोड़ा बहुत अलग है वो बता दूँगा, एल्स सारी चीज़ें आप करने वाले हो। तो प्लीज़ मेक श्योर ये कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करके आओ। फिर कह रहा हूँ चार्ट्स बना लो, ऐसे दिमाग उड़ जाएगा। अभी कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, 3rd चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, तो ये 2nd चैप्टर का जो छोटा सा पार्ट कैपेसिटर रह गया उसको कंप्लीट कर रहा हूँ आज। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप ना एक चार्ट बनाओ, वाइट चार्ट्स खरीद लो, उस पर बड़े बड़े फॉर्मूलेज लिखो, किस फॉर्मूले की कहाँ एप्लीकेशन है। ऐसे बड़े बड़े कि आपको ना घर पे बैठे हुए आपके बेड से या जो भी स्टडी टेबल है उससे वो फॉर्मूले दिखाई दे जाए। ऐसे नहीं कि एक ही चार्ट पे सारी बुक लिख दी और फिर ऐसे लेंस लगा के देख लो, मम्मी ये क्या दिखाई दे रहा है क्या आपको? ऐसा काम नहीं होना चाहिए है? कुछ नहीं, 5-6 चार्ट्स खरीद लो आज, स्केच पेन ले लो, उससे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज फॉर्मूलेज लिखो, पेस्ट करो, और ऐसा पेस्ट करना कि आंखों के सामने रहेगा। ऐसे नहीं आंखें इधर, आपके चार्ट्स पीछे लग रहे हैं, छोड़ना क्या देखें।
बात समझ में आ रही है? चलिए कल पढ़ के आना। जय हिंद, जय भारत।